कानून में अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ। वह था जीवन का सूनापन। विवाह को उन्होंने एक अप्राकृतिक बंधन समझा था और निश्चय कर लिया था कि स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूंगी। एमए की डिग्री ली और फिर कानून पास किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। रूपवती थी, युवती थी, मृदुभाषिणी थी और प्रतिभाशालिनी भी थी। मार्ग में कोई बाधा न थी। देखते देखते वह अपने साथी नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई और अब उसकी आमदनी कभी कभी नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई और वह अपने निश्चित परिश्रम और सिर मगज की आवश्यकता उसको कभी न रही। मुकदमे अधिकतर वही थे जिनका उसे पूरा अनुभव हो चुका था। उसके विषय में किसी तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। अपनी शक्तियों पर कुछ विश्वास भी हो गया था। कानून में कैसे विजय मिल सकती है उसे वह लटके झटके मालूम था। इसलिए उसे अब बहुत अवकाश मिलता था और इसे वह किस्से कहानियां पढ़ने, सैर करने, सिनेमा देखने, मिलने मिलाने में खर्च करती थी। जीवन को सुखी बनाने के लिए किसी व्यसन की जरूरत को वह समझती थी। उसने फूल पौधे लगाने का व्यसन पाल लिया था। तरह तरह के बीज और पौधे मंगाती और उन्हें उगते बढ़ते फलते फूलते देखकर खुश होती, मगर जीवन में सूनेपन का अनुभव होता रहता था। यह बात न थी कि उसे पुरुषों से विरक्ति हो, नहीं, उसके प्रेमियों की कमी न थी। अगर उसके पास केवल रूप और यौवन होता तो भी उपासकों का अभाव न रहता, मगर यहाँ तो रूप और यौवन के साथ धन भी था। फिर रसिक वृंद क्यों चुपते? पद्मा को विलास से घृणा नहीं थी, घृणा थी पराधीनता से, विवाह को जीवन का व्यवसाय बनाने से। जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास का आनंद उठाया जा सकता है तो फिर क्यों न उड़ाया? भोग में उसे कोई नैतिक बाधा न थी। इसे केवल देह की एक भूख समझती थी। इस भूख को किसी साफ सुथरी दुकान से भी शांत किया जा सकता है और पद्मा को साफ सुथरी दुकान की हमेशा तलाश रहती थी। ग्राहक दुकान में वही चीज लेता है जो उसे पसंद आती है। पद्मा भी वही चीज चाहती थी। यूं तो उसके दर्जनों आशिक थे, कई वकील, कई प्रोफेसर, कई डॉक्टर, कई रईस, मगर ये सब के सब अयाज थे, बेफिक्र, केवल भौरे की तरह रस लेकर उड़ जाने वाले। ऐसा एक भी न था जिस पर वह विश्वास कर सकती थी। अब उसे मालूम हुआ कि उसका मन केवल भोग विलास नहीं चाहता था, कुछ और भी चाहता था। वह चीज क्या थी? पूरा आत्मसमर्पण, और यह उसे न मिला था। उसके प्रेमियों में एक मिस प्रसाद था, बड़ा ही रूपवान, धुरंधर, विद्वान, एक कॉलेज में प्रोफेसर था। वह भी मुक्त भोग का आदर्श उपासक था और पद्मा उस पर फिदा थी, चाहती थी उसे बांध कर रखे, संपूर्ण अपना बना ले, लेकिन प्रसाद चंगुल में न आता था। संध्या हो गई थी, पद्मा सैर करने जा रही थी और प्रसाद आए। सैर करना मुतल्लिम हो गया। बातचीत में सैर से कहीं ज्यादा आनंद था और पद्मा आज प्रसाद से कुछ दिल की बात कहने वाली थी। कई दिन से सोच विचार के बाद उसने कह डालने का निश्चय किया। उसने प्रसाद की नशीली आंखों से आंखें मिलाकर कहा, तुम यहीं मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं रहते प्रसाद? प्रसाद ने कुटिल विनोद के साथ कहा, नतीजा यह होगा कि 2-4 महीने में यह मुलाकात बंद हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आया तुम्हारा आशय क्या है? आशय वही है जो मैं कह रही हूँ। आखिर क्यों? मैं अपनी स्वाधीनता न खोना चाहूंगा और तुम अपनी स्वतंत्रता न खोना चाहोगे। तुम्हारे पास आशिक आएंगे, मुझे जलन होगी, मेरे पास मेरी प्रेमिकाएं आएंगी, तुम्हें जलन होगी, मनमुटाव होगा, वैमनस्य होगा और तुम मुझे घर से निकाल दोगे। घर तुम्हारा ही है, मुझे बुरा लगेगा ही, फिर यह मैत्री कैसे निभेगी? कई दिन तक दोनों आपस में चुप रहे और सिलसिला उनके प्रेम का चलता रहा। प्रसाद ने परिस्थिति को इतने स्पष्ट, बेलाग और लठमार शब्दों में खोल कर रख दिया था कि कुछ कहने की जगह न मिलती थी। आखिर प्रसाद को ही नुक्ता सूझा। बोला,
जब तक हम दोनों यह प्रतिज्ञा न कर लें कि आज मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो, तब तक एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। तुम प्रतिज्ञा करोगे? पहले तुम बताओ। मैं करूंगी तो मैं भी करूंगा, मगर एक बात है जो हम दोनों के बीच में एक झिझक पैदा करती है, और मैं भी इस बात के सिवा हर बात से स्वतंत्र रहूंगी। मंजूर? मंजूर तो कब से? जब से तुम कहो। मैं तो कहती हूं कल ही से। क्या लेकिन अगर तुमने इसके विरुद्ध आचरण किया तो, और तुमने किया तो, तुम मुझे घर से निकाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा? तुम मुझे त्याग देना और क्या करोगे? जी नहीं, तब इतने से चित्त को शांति नहीं मिलेगी। तब मैं चाहूंगा कि तुम्हें जलील करना बल्कि तुम्हारी हत्या करना। तुम बहुत निर्दयी हो प्रसाद। जब तक हम दोनों स्वाधीन हैं, हम किसी को कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने के बाद फिर न मैं इसकी अवज्ञा सह सकूंगा न तुम सह सकोगी। तुम्हारे पास दंड का साधन है, मेरे पास नहीं है। कानून मुझे कोई भी अधिकार नहीं देगा। मैं तो केवल अपनी पशु बल से प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, और तुम्हारे इतने नौकरों के सामने मैं अकेला क्या करूंगा? तुम तो चित्र का श्याम पक्ष ही देखते हो। जब मैं तुम्हारी हूं तो यह मकान, नौकर, चाकर, जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। तुम दोनों जानते हैं कि ईर्ष्या से ज्यादा घृणा कोई सामाजिक पाप नहीं है। मुझे तुमसे प्रेम है या नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहने, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। दिल से कहते हो? हाँ, दिल से कहता हूं पद्मा, सच्चे दिल से। मगर न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूं। यह समझ लो, मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर में न रहूंगा, स्वामी बनकर रहूंगा। तुम घर के स्वामी ही नहीं, मेरे स्वामी बनकर रहोगे। मैं तुम्हारी स्वामी बनकर रहूंगी। प्रोफेसर प्रसाद और मिस पद्मा दोनों साथ रहते हैं और प्रसन्न हैं। दोनों ही ने जीवन का जो आदर्श मन में स्थिर कर लिया था, वह सत्य बन गया है। प्रसाद को केवल 200 रुपए वेतन मिलते हैं, मगर अब वह अपनी आमदनी का दुगना भी खर्च कर दे तो परवाह नहीं। पहले वह कभी कभी शराब पीता था, अब रात दिन शराब में मस्त रहता है। अब उसके लिए अलग अलग अपनी कार है, अलग अलग नौकर है, तरह तरह की बहुमूल्य चीजें मंगवाता रहता है, और पद्मा बड़े हर्ष से उसकी सारी फिजूल खर्ची को बर्दाश्त करती है। नहीं, बर्दाश्त नहीं करती। वह खुद से अच्छा सूट पहनाकर, अच्छे से अच्छा ठाठ में रखकर प्रसन्न होती है। जैसे घड़ी इस वक्त प्रसाद के पास है, शहर के किसी बड़े रईस के पास न होगी, और पद्मा जितना ही उससे दबती है, प्रसाद उतना ही उसे दबाता है। कभी कभी उसे नागवार भी लगता है। पर किसी अज्ञात कारण से वह उसके वश में नहीं आता। उस पर आवाजें कसी जाती हैं, फफ्तियां चुस्त की जाती हैं। जो उसके पुराने प्रेमी हैं, वह उसे जलाने बुझाने का प्रयास भी करते हैं, पर वह प्रसाद के पास आते ही सब कुछ भूल जाती है। प्रसाद ने उस पर आधिपत्य जमा लिया था। उसे इसका ज्ञान पद्मा को उसकी बारीक आंखों से पढ़ा है, और उसका शासन अच्छी तरह पा लिया है। मगर जैसे राजनीति के क्षेत्र में अधिकार दुरुपयोग की ओर जाता है, उसी तरह प्रेम के क्षेत्र में भी वह दुरुपयोग की ओर जाता है और कमजोर हो जाता है। उसे दावानल देता है। आत्माभिमानी पद्मा अब प्रसाद की लौड़ी थी, और प्रसाद उसकी दुर्बलता का फायदा उठाने से क्यों चूकता। उसने कील की पतली नोक चुभा ली थी, और बड़ी कुशलता से उत्तरोत्तर उसे अंदर ठोंकता रहता था, यहां तक कि उसने रात को देर से आना शुरू कर दिया था। पद्मा को अपने साथ न ले जाता, उससे बाहर बहाना करता कि मेरे सर में सिर दर्द है। जब पद्मा घूमने जाती तो अपनी कार निकाल लेता और उड़ जाता। 2 साल गुजर गए, और पद्मा को गर्व था। वह स्थूल भी हो चली थी। उसके रूप में पहली सी नवीनता और मादकता न रह गई थी। वह घर की मुर्गी थी, शाग बराबर। एक दिन इसी तरह पद्मा लौटकर आई तो प्रसाद गायब थे। वह झुंझला उठी। इधर कई दिन से वह प्रसाद का रंग बदला हुआ देख रही थी। आज उसने कुछ अस्पष्ट बातें कहने का साहस बटोरा। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। पद्मा उसके इंतजार में बैठी थी। भोजन ठंडा
ठंडा हो गया, नौकर चाकर सो गए, वह बार बार उठती फाटक पर जाकर